हाय फ्रेंड्स, मैं नितिन उपाध्याय सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने कुछ बातें कर ली थी कि सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज हम उसमें ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे ऊसर सॉइल की कि ऊसर सॉइल होते क्या है। पहला हम अगर बात करें ऊसर सॉइल में, तो ऊसर सॉइल ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल मतलब समस्याग्रस्त मृदाएं होती हैं जो विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऊसर मृदाएं पाई जाती हैं, लगभग 1.25 मिलियन हेक्टेयर। तो अगर इससे हम क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो सारी बातों को हम करते धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे। पहले ऊसर मृदा में ध्यान रखेंगे OH ऋणायनों की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? OH ऋणायनों की अधिकता होती है। पहला नंबर क्या लिखेंगे? ऊसर मृदा में किसकी अधिकता होती है? OH ऋणायनों की अधिकता होती है। फर्स्ट पॉइंट। जब मृदा में विभिन्न प्रकार के साल्टों का, मतलब साल्ट का मतलब लवण, विभिन्न प्रकार के लवणों का कंसंट्रेशन सांद्रण बढ़ जाता है तो जो ऑस्मोसिस की क्रिया प्रॉपर चलती रहती है पौधे के जड़ों और जमीन के पानी के बीच में, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड लगती है होने। अब वो अफेक्ट क्यों होती है? अब हम लोग कह देते हैं ऊसर मृदा पौधों के लिए क्यों हानिकारक है। पहला क्वेश्चन उठेगा, ऊसर मृदा पौधों के लिए क्यों हानिकारक है? तो क्यों हानिकारक है? क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस वो होता है जिसमें लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर चलता है। ऑस्मोसिस क्या है? जब अणुओं का गमन लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो तो उसे क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। इसके लिए क्या जरूरत होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़े? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। ऑस्मोसिस, आप लोगों ने आरओ का नाम सुना होगा। आरओ का पानी, आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। ये इसमें ऑस्मोसिस उल्टा कराया जाता है, जबरदस्ती प्रेशर करके। पानी देखा होगा, पानी जैसे ये है, ये बाल्टी है, मान लो इधर पानी है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सिर्फ एक ही काम है, पानी का ही आवागमन करता है ढंग से। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सपोज इधर पानी है, ठीक, और ये साल्टेड पानी इसमें। अब हम क्या करेंगे? और हमेशा लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है। और इधर कंसंट्रेशन, मान लो इधर 5% नमक है और इधर 25% नमक है। इधर कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर कंसंट्रेशन कम है। अब यहां प्रेशर, सपोज ये पानी है यहां, अब इसे हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं। दबाने पर क्या होता है? ये हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ रन करने लगता है। पानी क्या करने लगता है? लो। सपोज इसे हम खाली रख दिए, छोड़ देते हैं यहां, और इधर हमने खराब पानी रखा है। अब ये इधर आ नहीं रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी, इसमें क्या है? ऑस्मोसिस का काम क्या होता है? लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इसे दबाया, अब इसमें से पानी लेकर के इधर आने लगा। जबरदस्ती ये कराते हैं हम लोग, इसीलिए इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इस प्रकार के पानी में कोई भी अशुद्धियां नहीं होती हैं। लेकिन आरओ का पानी कहीं ना कहीं, अगर इसमें मिनरल नहीं है, हम लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि हमें किस प्रकार की पानी पीना चाहिए, तो हमें मिनरल वाटर पीना चाहिए, न कि डिस्टिल्ड वाटर पीना चाहिए। ये अपने आप में एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल इसमें मिनरल नहीं होते हैं। मिनरल बाद में ऐड करके पिए, जैसे करके पिए। अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, खैर उसके बारे में हमने बात करके। ऊसर मृदा में OH ऋणायनों की अधिकता होती है, ये बात हो गई। अब क्यों हानिकारक है? क्योंकि पौधों की जड़ें सक करती हैं, पानी सक करती हैं। और जब सपोज अगर ये कंसंट्रेशन इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, इसमें ये पानी गाढ़ा हो जाएगा, कंसंट्रेशन सांद्रण ज्यादा हो जाएगा, तो पौधे के अंदर से पानी निकल करके बाहर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी, परासरण उल्टा शुरू हो जाएगा। यहां अगर ये सही है, सब मामले में ये ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो ऑस्मोसिस क्रिया होती है और पानी धीरे धीरे पौधे में ऊपर चढ़ता चला जाता है और पौधे के अंदर पानी, और यहां पौधे के अंदर पानी कमी हो जाएगी अगर ये कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो इस बात का ध्यान रखें, इसलिए ऊसर मृदा हानिकारक है। फर्स्ट पॉइंट, OH ऋणायन और कंसंट्रेशन इसमें। अब हम बात करते हैं ऊसर मृदाएं 3 प्रकार की होती हैं।
किस प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। उनके नाम लिखे, फिर एक एक पॉइंट थोड़ा और लिखते रहेंगे। ऊसर मृदाएं मेनली 3 प्रकार की होती हैं, और अगर कहीं लिखना होगा तो वहीं लिख लेंगे। ऊसर मृदा का भारत में क्षेत्रफल है लगभग 12.7 मिलियन हेक्टेयर, या 13 मिलियन हेक्टेयर भी लिखते हैं, 13 मिलियन हेक्टेयर। ऊसर मृदा का क्षेत्रफल कितना है? 13 मिलियन हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में पूछ ले आपसे, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का क्षेत्रफल है तो 1.25 मिलियन हेक्टेयर। भारत में सबसे ज्यादा ऊसर मृदाएं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। साल्ट हम ये नहीं बोल रहे हैं सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल में नहीं, हम सीधे ऊसर मृदा की बात कर रहे हैं। जब उनकी बात करेंगे तो हम अलग अलग बात करेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। 13 मिलियन हेक्टेयर भारत में, और उत्तर प्रदेश में 1.25 मिलियन हेक्टेयर ऊसर मृदा है। क्लियर होगी बातें? अब इस पे थोड़ा सा आ जाते हैं, यहां देखते हैं। ऊसर मृदाएं, पहला ऊसर मृदाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहले लिखेंगे सैलाइन सॉइल, मतलब लवणीय मृदा। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, हम उन्हीं टॉपिक को पहले ये डिस्कशन कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन उठते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सैलाइन सॉइल मतलब लवणीय मृदा। लवणीय मृदा में क्या है? जब मृदा में सोडियम, लिखते रहेंगे वहां, जब मृदा में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, मृदा में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? सैलाइन सॉइल की जैसी मृदा का निर्माण होता है। पहला इसमें हो गया। दूसरी बात अगर हम करें कि ऐसी मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां? एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं कहां पाई जाती हैं? एरिड और सेमी एरिड रीजन, मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, जहां वर्षा, लिख लेंगे, जहां वर्षा 55 सेंटीमीटर से कम होती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। इसे सफेद ऊसर या सफेद सॉइल के नाम, सफेद मृदा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको भी लिख लेंगे। इसे व्हाइट ऊसर या सफेद मृदा के नाम से भी जानते हैं। इन पॉइंट्स को भी यहां नोट करेंगे। क्लियर होती रही बातें? अब इसमें जो और भी इंपॉर्टेंट बिंदु उन पे भी देखते हैं हम लोग, इन पॉइंट्स को नोट करते रहें आप। अब अगर हम देखें तो इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, उन कैरेक्टरों की बात कर ले, आओ उनमें भी देखते हैं मजा क्या है। मजा तो बहुत है, पर मजा कहां मिल रहा है, चलो आओ देखते हैं। अब बात करें, अगर पूछता है इसमें ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विद्युत चालकता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता कितनी होती है इसकी, अगर हम बात कर लें तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मोर देन 4 मिली महोज, MHOS, या डेसी साइमन पर मीटर भी कहते हैं। अगर डेसी साइमन हो जाए तो डेसी साइमन पर मीटर भी होता है, लेकिन मिली महोज 4 मिली महोज पर सेंटीमीटर। विद्युत चालकता कितनी होती है? इतनी, ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है ये। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे लेते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम देखते हैं विद्युत चालकता कितनी है। हम इसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं विद्युत चालकता, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके लक्षण हम बता रहे हैं कि इसके कैरेक्टर। दूसरा, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, विनिमय योग्य सोडियम, विनिमय योग्य सोडियम, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ESP। हम अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है? लेस देन 15%। क्लियर? पीएच की अगर बात करें, पीएच इसका होता है
8.5 से कम, 8.5 से कम। पीएच इसका कितना होता है? 8.5 से कम। ये कैरेक्टर होते हैं, इनको नोट कर लेंगे, ध्यान रहे, याद कर लेंगे इनको। इसका पीएच कितना होता है? लेस देन 8.5। पहले बताया इसी हमने, फिर बताया विनिमय योग्य सोडियम 15 से कम, और पीएच होता है 8.5 से। अब पीएच की बात आई तो पीएच हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, पीएच हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहां हम थोड़ा सा बता देते हैं पीएच क्या होता है। पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच जो होता है, पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का ऋणात्मक आयन होता है, ऋणात्मक होता है, ध्यान रखेंगे। पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम, ऋणात्मक लघुगुणक होता है। नेगेटिव लॉगरिथम का ऋणात्मक लघुगुणक होता है, हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगुणक होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, पीएच स्केल की खोज की थी एसपीएल सोरेनसन ने। किसने की थी? एसपीएल, पीएच स्केल की खोज एसपीएल सोरेनसन, सॉरी बेटा, पीएच स्केल यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख रहा हूं। पीएच स्केल की खोज एसपीएल, यहां थोड़ा ध्यान लगा के आप देखेंगे तो सब दिख जाएगा। एसपीएल सोरेनसन, एसपीएल सोरेनसन ने की थी 1909 में। इस पे 0 से 14 तक खाने, ये आपके ये किताबों में, एग्रीकल्चर किताबों में लिखा मिलता है, मैं नहीं कह रहा। पीएच स्केल पर 0 से 14 तक खाने बने होते हैं, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो 1 से 14 तक ही होते हैं, लेकिन जो लिखा है उन्हीं बात करें हम लोग। 0 से 14 तक खाने होते हैं, वो विभिन्न विभिन्न चीजों को बताते हैं। अगर 7 से कम है तो क्या है, और 7 से ज्यादा है तो किस प्रकार की है। 7 से ज्यादा है तो ऊसर मृदा को, मतलब क्षारीयता को शो करता है, वो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें, यहां देख लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सैलाइन सॉइल की। सैलाइन सॉइल मतलब क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा, और सॉरी एल्कली सॉइल। अभी सैलाइन तो पढ़ लिया हमने, अब दूसरी अगर बात करें हम एल्कली सॉइल, दूसरी हम बात करें एल्कली, क्षारीय मृदा। अगर हम एल्कली सॉइल की बात करें, इसे ब्लैक ऊसर के नाम से भी जानते हैं, उसे व्हाइट ऊसर कहते हैं या व्हाइट सॉइल, और इसे ब्लैक ऊसर के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट नोट करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है। इसमें क्या होती है? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है। इस प्रकार की मृदा का निर्माण सब ह्यूमिड, इस प्रकार की मृदा का निर्माण सब ह्यूमिड रीजन में होता है। सब ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड नहीं, सब ह्यूमिड रीजन में होता है। इस प्रकार की मृदा का निर्माण कहां होता है? सब ह्यूमिड। जहां ऐसे लिख लेंगे, जहां वर्षा 55 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, 55 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। 55 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच जहां वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसकी कैरेक्टर क्या है, इनको भी देख लेते हैं। इसके कैरेक्टर, इसमें ईसी जो होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो हमने अभी बात की थी उधर, इसमें ईसी जो होता है लेस देन 4.5 होता है मिली महोजियम HOS पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी बात करते हैं हम लोग। ईसी जो होता है लेस देन 4.5। ESP मतलब विनिमय योग्य सोडियम, जो हमने पिछली अभी बात की थी,
ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ये होता है मोर देन 15, मोर देन 15। और अगर हमने बात करी pH, इसमें जो pH होता है वो 8.5 से 10 तक होता है। इसमें pH कितना होता है? 8.5 से 10 तक होता है। ये एल्कली सॉइल का अपना कैरेक्टर है। इसको भी थोड़ा सा एक चीज और बता दे, उस मतलब वो क्षारी, ये मैं अभी जो बताया लवणीय मृदा को सुधारने का मतलब सैलाइन सॉइल को सुधारने के लिए हम जिप्सम और पायराइट का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके लिए हम लीचिंग प्रोसेस यूज करते हैं, उसमें सिंचाई करेंगे और लीचिंग के थ्रू सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स का, जो न्यूट्रिएंट्स ना कहें, जो साल्ट का कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे लीच कर जाता है नीचे, उसके माध्यम से उसे ठीक कर लेते हैं। पूछता है क्वेश्चन क्या जिप्सम जरूरी है, ऐसा पूछे तो आप कहेंगे जिप्सम सैलाइन सॉइल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन